जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं हूं राजीव हिंदुस्तानी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आरएसपी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, बिहार बोर्ड के आप तमाम छात्रों को आने वाली अग्रिम जो परीक्षा 17 तारीख का डेट मेंशन किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से, मैं आज आप लोगों के लिए विद्युत धारा फिजिक्स के चैप्टर का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आज कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि कम समय में अत्यधिक डिस्कशन सहित, जी हाँ, एक तो सबसे बड़ी छात्रों के साथ समस्या होती है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना और उसको रटना, लेकिन मैं आप वीडियो में बने रहें तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, आप वीडियो खत्म होते होते आपको सारे प्रश्न एक बार में ही याद हो जाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों, जैसा कि देखिए, स्टार्ट होता है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पहला प्रश्न। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा यानी कि करंट के मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं। पहला उष्मीय, दूसरा चुंबकीय और तीसरा रासायनिक। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो विद्युत फ्यूज होते हैं, आपको पता होगा घरेलू उपकरण को अत्यधिक विद्युत धारा से बचाने के लिए एक फ्यूज नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये फ्यूज में जो एक तार लगी होती है, वो तार उष्मीय प्रभाव पर काम करती है, क्योंकि अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण अधिक उष्मा को प्राप्त कर वह फ्यूज जल करके टूट जाती है और धारा का प्रवाह वहीं से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे घरेलू जो उपकरण हैं वह बच जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो उष्मीय सिद्धांत पर, उष्मीय प्रभाव पर। आप देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर भी शो करके दिखा देंगे, ये उष्मीय प्रभाव पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो सबसे पहले समझना है दोस्तों, ये किलोवाट घंटा होता क्या है। ये विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक है। ये विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक है, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं, नहीं, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे में। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में और फटाफट मैं आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, जो भी कंक्लूजन है। तो दोस्तों, सवाल क्या था, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यानी कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? जी हाँ दोस्तों, विद्युत घंटी। मैंने पीछे वाला सवाल जो 1 नंबर का सवाल था वो था विद्युत फ्यूज। जी हाँ, वह उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। और यह विद्युत घंटी जो है, आप सभी जानते हैं, घरों में लोग आजकल ट्रिंग ट्रिंग वाला जो घंटी लगाता है गेट के बाहर में, ये उसी घंटी की बात हो रही है, या ऑफिस के बाहर जो लगी होती है, ये उसी घंटी की बात हो रही है। तो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। जैसे ही करंट दिया जाता है और वो घंटी चुंबकीय प्रभाव को प्राप्त कर आवाज़ करने लगता है उस वस्तु से टकराकर, तो ये चुंबकीय प्रभाव के द्वारा कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं, भली बात ही। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा डिस्कशन में कर देता हूँ। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण जानते क्या होता है? ये जो हीटर है, हीटर जो विद्युत चूल्हा जो होता है, जिसे हम लोग विद्युत चूल्हा कहते हैं, वह उष्मीय प्रभाव के द्वारा कार्य करता है। फिर यह रासायनिक प्रभाव, तो आपको पता होगा जो यशद लेपन की क्रिया होती है, गैल्वेनाइजेशन की क्रिया जो होती है, साथ ही दोस्तों एनोडीकरण की जो क्रिया होती है वो रासायनिक प्रभाव के द्वारा होती है। और चुंबकीय प्रभाव जो होता है दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव द्वारा जो काम होता है वो होता है दोस्तों विद्युत घंटी का एक उदाहरण है, उसमें चुंबक प्रभाव के द्वारा ये कार्य करती है। आगे दोस्तों, लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो दोस्तों, ये लघु पथन क्या होता है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। लघु पथन वह क्रिया है
लघु पतन के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जैसा कि देखिए क्या बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन, जब लाइव तार यानी दो तारे आपस में स्पार्क यानी कि सट जाती है, इसके बाद विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अक्सर हम लोग गांव में कभी कभी 440 कर देते हैं, यानी कि अर्थ और लाइव तार दोनों को ऑक्सी में चढ़ा देते हैं, जिसके कारण विद्युत परिपथ का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसर बहुत अधिक बढ़ जाता है। जी हाँ, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे दोस्तों डायनमो का सिद्धांत, डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों डायनमो जो है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों आप देख सकते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। फटाफट अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, 1 रुपये चंदा तक नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये डायनमो क्या है, जो आपके घर में शादी विवाह में जनरेटर आता है ना, वही जनरेटर है ना, वही जनरेटर जिसे जनित्र भी कहते हैं और हम लोग डायनमो भी कहते हैं। तो इससे दोनों प्रकार की धाराएं निकलती है, दृष्टि धारा जिसे डीसी कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो दोस्तों इससे दोनों ही धाराएं निकलती है। जहाँ दृष्टि धारा की बात, तो दोस्तों आपकी जो शुष्क सेल होती है जिसे हम बैटरी कहते हैं, उससे दृष्टि धारा निकलती है। जो आपके घरों में करंट आता है उसमें प्रत्यावर्ती धारा होती है। दोस्तों दृष्टि धारा को अधिक दूरों तक नहीं ले जा सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को लंबी दूरों तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा दोस्तों दोनों। देखिए यानी कि डायनमो से दोनों प्रकार की धाराएं निकलती है, दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। दोस्तों विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? जी हाँ दोस्तों, यह भी सवाल बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में दोस्तों देखिए यहाँ पर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैस, और हम कह सकते हैं नोबेल गैस भी, अक्रिय गैस भी और आर्गन भी। दोस्तों ये सारी गैसें मतलब गैसें एक ही भरी जाएगी। नोबेल में कोई भी होगा, आपको पता होगा वर्ग 18, जी हाँ वर्ग 18 में जितने भी तत्व हैं, जो भी गैसें हैं, उन गैसों का प्रयोग आप विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी आजकल कुछ सवालों में कर दिया जाता है आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और साथ ही दोस्तों नाइट्रोजन बहुत हद तक अब भरा जाने लगा है। नेक्स्ट हमारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों निष्क्रिय गैस से भरी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो दोस्तों 50 हर्ट्ज होती है। हमारे घरों में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो करंट आती है विद्युत धारा, उसकी आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे देश में विद्युतमय तार उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो ये दोस्तों 220 वोल्ट होता है। जी हाँ, विद्युत विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा जो घर में बढ़िया से वायरिंग करवाता है तो उसमें तारों का कलर कोड होता है। तो विद्युतमय जो तारें विद्युतमय होती है, उस तार का रंग कैसा होता है दोस्तों? आप लोग, ये बहुत ईजी सवाल है, मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सारे सवाल का जवाब हम ही नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल था, इसका जरूर कमेंट में लिखिए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार जो होते हैं दोस्तों, उदासीन तार का रंग मेरे हिसाब से काला होता है, काला होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर महोदय क्या बताते हैं, काला होता है। चलिए दोस्तों पिछले सवाल का जवाब आपको देना है, विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। अभी इंटर में भी इसका बहुत बड़ा जिक्र है, नहीं टेस्ला के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। और स्वतंत्र पूर्वक चुंबक को अगर लटका के छोड़ेंगे तो वह किन दो दिशाओं को इंगित करेगा?
दोस्तों ये मेरा अपना सवाल नहीं है, ये आपके चैप्टर का ही सवाल है। तो ये उत्तर और दक्षिण की दिशा को इंगित करेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो आइए दोस्तों बताते हैं। 4 वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने और एम्पियर ने। तो दोस्तों एम्पियर ने तो नहीं किया है, फ्लेमिंग और मैक्सवेल और फैराडे आता है। तो दोस्तों फैराडे ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या धारा के समानुपाती। कहने का तात्पर्य दोस्तों U बराबर IR/T², U बराबर IR/T²। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए T का मतलब हो जाता है धारा के क्या कहा जा रहा है, वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा का मान U बराबर IR/T²। तो धारा के IR/T² समान अनुपाती होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कंप्यूटर महोदय, फिर डिस्कस। जी हाँ दोस्तों, धारा के वर्ग के समान अनुपाती होता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा अगला सवाल है, निम्न में से पदार्थ कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? दोस्तों मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जी हाँ मैंने लिखा था कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों जो चुंबक जिन पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर ले वो चुंबकीय पदार्थ, और जिनसे चुंबक बने वो तमाम पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों चुंबक लोहा से भी बनता है, निकल से भी बनता है और दोस्तों कोबाल्ट से भी बनता है, लेकिन पीतल से कोई चुंबक नहीं बनता है। इसीलिए चुंबक पीतल, एल्युमिनियम या किसी अन्य प्रकार के चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों सी नंबर चुंबकीय पदार्थ नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का विभव होता है, दोस्तों पृथ्वी का विभव क्या होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत। तो दोस्तों ये सवाल भी बहुत अपने आप में अनूठा है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये शून्य होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ये 17 नंबर का सवाल है दोस्तों। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसके बारे में हम व्यंजक के द्वारा हल करके आपको बताएंगे कि कैसे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। दोस्तों अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है या चालक बल उत्पन्न करती है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आकर्षण बल उत्पन्न करती है। जी हाँ, आपको पता होगा विद्युत धारा अपने साथ चुंबकीय जो क्षेत्र बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो आकर्षण बल उत्पन्न करती है। जी हाँ, तार आपको दूर से भी खींच लेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, चालक पर बल उत्पन्न करता है। दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सवाल का कंप्यूटर महोदय गलत आंसर बता रहा है। चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, आप भी अपना चेक कर सकते हैं गूगल पर क्या सही है नहीं है किताब में। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। जी हाँ, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के बाम हस्त, ओम के नियम से तो होगा ही नहीं दोस्तों, मैक्सवेल के दाएं हस्त का नियम, ये दो नियम है दोस्तों। तो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा इंगित की जाती है। तो ये होगा दोस्तों मेरे हिसाब से तो होना चाहिए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम या मैक्सवेल के दाएं हस्त नियम से होगा। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। जी हाँ दोस्तों, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। यह हमारा सवाल आंसर सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। जी हाँ, विद्युत मोटर, आपके घरों में मोटर होगा दोस्तों, जिससे आप पानी को आसानी से टंकी पे चढ़ा सकते हैं। नहीं, ये यहाँ पर इसी मोटर का जिक्र किया जाता है दोस्तों। तो विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा से, दृष्टि धारा से या दोनों धाराओं से। तो क्या होगा हमारा उत्तर? मुझे लगता है दोस्तों दोनों धाराओं से संभव होगा। आइए देखते हैं दोनों धाराओं से। जी हाँ दोस्तों, दोनों धाराओं से। जब कभी कभी लाइन कट जाता है तब हम लोग जनित्र ला करके, दृष्टि धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को ला करके हम लोग
मोटर को चलाते हैं और अपने घरों की टंकियों को भरते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल है अगला, बने रहिए वीडियो में। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर। तो दोस्तों ये होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, क्योंकि विद्युत धारा में एक चुंबकीय इफेक्ट जो होता है जो अंदर के आर्मेचर को नॉर्थ साउथ की ओर घुमाता है। तो ये होगा हमारा ए नंबर, इसका आंसर हो जाना चाहिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। जी हाँ दोस्तों आगे बढ़ते, बहुत अच्छे सवाल है दोस्तों। जो भी मैट्रिक के हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, दबा के लाइक करें और शेयर करें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने जाने वाला है। पॉलिटेक्निक, ITI और जो भी होटल मैनेजमेंट के इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, डायनेमो द्वारा बदला जाता है। जी हाँ दोस्तों, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यानी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में मैंने आपको पढ़ाया कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है ना तो नष्ट होता है दोस्तों, सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो डायनेमो एक यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए दोस्तों कंप्यूटर महोदय ने सही कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा सवाल है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। मोटर, तो दोस्तों मोटर में करंट देते हैं तो मोटर का पंखुड़ी घूमता है, उसके बाद पानी वैक्यूम की स्थिति को बना करके टंकी को भरता है। तो दोस्तों उसको विद्युत ऊर्जा को, ये क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों ए नंबर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, बहुत मेहनत लगता है, और एक लाइक और कमेंट तो जरूर करो दोस्तों। कमेंट करोगे तभी, आपके कमेंट के रिक्वायरमेंट पर मैं अगली वीडियो लेकर के फट से आने वाला हूँ। 17 तारीख तक बिहार के जितने भी हमारे छात्र एवं छात्राएं हमारे भाई हैं, आप लोगों के लिए मैं बना रहूँगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। मैक्सवेल के दाएं हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, या ऑस्टेड के नियम से। तो दोस्तों यहाँ ना ओम होगा ना ऑस्टेड होगा, यहाँ फ्लेमिंग और मैक्सवेल के अंतर्गत है। तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे सस्पिशन लग रहा है ये फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के ही द्वारा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिणाम और दिशा। तो दोस्तों इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि चुंबक क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कोई दिशा इंगित कर रहा है दोस्तों, और इसमें मुझे लगता है ये दोनों होगा। तो हमारा आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों एक सदिश राशि होगी। तो हमारा कंप्यूटर महोदय सी आंसर बता दे। जी हाँ दोस्तों, सी आंसर ए और बी। चलते हैं दोस्तों आगे, हमारा सवाल है दोस्तों, ये सवाल देखते हैं क्या है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर। जी हाँ, चुंबक की रेखा जो बनती है दोस्तों, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। और ये दोस्तों दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, साउथ से नॉर्थ की ओर। मुझे थोड़ा डाउट है दोस्तों, क्योंकि ये मुझे लग रहा है इसका आंसर गलत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे आंसर, बहुत सारे नहीं, 1-2 आंसर दोस्तों PDF में गलत है। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि PDF का सहारा लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ की ओर, इधर से ही जाता है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता होगा, ऑब्वियसली हमने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो दोस्तों जल विद्युत संयंत्र यानी जल के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाला, तो ये करता है दोस्तों, जल में क्या होता है, ताप तो होता नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा होता नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं होता है। तो दोस्तों जल विद्युत यंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा को, ऐसे तो जल में गतिज होना चाहिए, चलिए स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों वो जल स्थिति बांध बना करके उसको स्थिर कर दिया जाता है, उसके बाद उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, इसका डी नंबर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सुनिश्चित करता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है, तो वो वोल्ट मीटर, आम मीटर, ग्लेवनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वोल्ट मीटर होगा विद्युत धारा का।
तो वो विभवांतर हो जाएगा। तो आम मीटर से विद्युत धारा नहीं, सी नंबर उपस्थिति वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापता है, तब एम मीटर उपस्थिति गैल्वेनोमीटर। चलिए मेरे एक स्टूडेंट उदाहरण से गैल्वेनोमीटर होगा, लेकिन मेरा अंदाजा सही था कि आम मीटर होगा। यहाँ सवाल क्या है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचित करता है। तो एम मीटर ही तो सूचित करेगा कि धारा है कि नहीं है। दैट्स सॉल्व। तो दोस्तों हमारा सही है बी नंबर, आम मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध थे खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भूवैज्ञानिक। तो दोस्तों ऑब्वियसली मुझे लगता है भौतिक शास्त्री, क्योंकि ये फिजिक्स का मैटर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सही है हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ की लघुपतन और अतिभार के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? दोस्तों फ्यूज है भाई। तार में तार सट गया, लघुपतन की क्रिया होती है या अतिभारण की क्रिया होती है, नहीं? तो ऐसे स्थिति में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, तो हम फ्यूज जैसे युक्ति लगा देते हैं। और फ्यूज का तार शीशे और टीन का बना होता है, जो कि कम ताप को पाकर भी गल जाता है और वहाँ से विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिसके कारण हमारे घरेलू जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वह जलने से बच जाते हैं। दोस्तों चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं इसमें मेंशन फ्यूज है। दोस्तों अगला सवाल है मेरा, जुड़ जाइए। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? कितना आसान सा सवाल है दोस्तों। सजातियों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। कभी बताइए लड़का लड़का में आकर्षण होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए प्रतिकर्षण होगा। लड़का जहाँ चार को भेटा जाए फैटम फैटिम हो जाएगा, वही को देखो लड़की आ जाए, लड़का बहुत नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो विजातीय है। दोस्तों चलिए हंसी जोक सपाट चलता रहेगा, आगे बढ़ते हैं। प्रतिकर्षण होगा सजातियों के बीच। चलिए दोस्तों, और समाप्त होता है, ये लास्ट सवाल था हमारा। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर दबा के ठोक दीजिए और कमेंट कीजिए कि कौन चैप्टर पर वीडियो लेकर के आए। बहुत जल्दी बने रहिए। तब तक के लिए लेते हैं आपसे छोटा सा विराम। धन्यवाद।